Dear student, today the law which we are going to do is Indian Contract Act और जिसे आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हो 1872। तो बेटा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है मर्केंटाइल लॉ की। इसका बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है नॉट फॉर द बिजनेस वर्ल्ड बट ऑल्सो फॉर ईच वन ऑफ अस हु ऑल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। जिस तरह से सेफ्टी ऑफ पर्सन्स और प्रॉपर्टी डिपेंड करती है रूल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ पे, उसी तरह security and stability of business world depends upon the law of contract। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी पर ही अप्लाई नहीं होता बट ये होल सोसाइटी पे लगता है। इस लॉ के बिना टोटल बिजनेस एज वेल एज इकोनॉमिक सिस्टम विल कोलैप्स। तो सर विलियम एंसन ने बहुत ही अच्छी बात की है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ एनी लॉ इज़ टू मेंटेन ऑर्डर पीस because only in a state of order and peace one person can feel safe and secure। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये एश्योर करता है कि जो भी प्रॉमिसेस हमने किए एक कॉन्ट्रैक्ट में उन प्रॉमिसेस को फुलफिल किया जाए। और सेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर इस एक्ट को कहा गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो बेटा एज द फर्स्ट स्लाइड शोज एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये दो या दो से ज़्यादा पार्टीज में एक एग्रीमेंट होता है जिसकी वजह से एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। अब एक लीगली इन्फोर्सेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्टली देयर मस्ट बी एन ऑफर and an acceptance. Secondly, it must be supported by consideration. Thirdly, the contract must be made by the parties who are in capacity to make contract, like एक lunatic contract enter नहीं कर सकता। Then contracts must be genuinely assented to, they must be made for a legal purpose, और जहाँ तक हो सके ये जो contracts है ये writing में होने चाहिए। तो let's switch to the first point which says that agreement must comprise of an offer and an acceptance। तो डियर ऑल जब हम ऑफ़र की बात करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के लिए देयर मस्ट बी टू पार्टीज़। एक पार्टी वो होगी जो ऑफ़र करेगी और दूसरी पार्टी वो होगी जो उसको एक्सेप्ट करेगी। तो तभी कहते हैं अंडर सेक्शन 2E दैट एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा जब एक प्रपोजल ड्यूली एक्सेप्ट हो जाता है वो एक प्रॉमिस बन जाता है। बिना एक्सेप्टेंस के दो पार्टीज़ के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता। सपोज लेट्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ए ने एक प्रपोजल दिया बी को टू सेल हिज कार फॉर 1 लाख। ए ने बी को प्रपोजल दिया कि वो अपनी कार बी को 1 लाख में बेचेगा और बी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये क्या बन गया, दिस बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। तो हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि इट इज़ समथिंग फॉर समथिंग। समथिंग फॉर समथिंग मीन्स कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और उसके रिटर्न में वो भी आपके लिए कुछ कर रहा है। बट ऑलवेज रिमेंबर कंसिडरेशन नीड नॉट बी नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ मनी। ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है बट ये रियल और लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, ए सेल्स हिज पेन टू बी फॉर ₹100। ए ने अपना एक पेन बी को बेचा 20 रुपीज़ में और बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अब बी ए को क्या देगा, 20 रुपीज़ देगा। तो ये जो 20 रुपीज़ हैं ये पूजा के लिए कंसिडरेशन है और इन 20 रुपये के बदले में ए ने बी को अपना पेन 20 रुपये में सेल करा। अब बी ए को उसके बदले में क्या दे रहा है, 20 रुपये।
तो ए के लिए 20 रुपये कंसिड्रेशन है और बी के लिए वो पेन क्या है, कंसिड्रेशन है। सो बट एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि जो कंसिड्रेशन होगा वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होगा, वो इमोरल नहीं होगा, और इट शुड नॉट बी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। फाइन। थर्ड इज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड बाय द पार्टीज हु हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है, ये एक और फीचर है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें ये कहा जाता है कि जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सके। इसका मतलब ये है, सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इफ़ ही इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, वो साउंड माइंड का है, एंड थर्ड ही इज़ नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। तो अगर ये कंडीशंस हैं तो यू आर इन अ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 ये कहती है कि कोई भी पर्सन जिसने 18 ईयर्स की एज का है वो मेजर है और वो अडल्ट है। तो इसका मतलब एक मेजर तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, बट अगर एक पर्सन माइनर है, दैट मीन्स द वन हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18, तो उस केस में वो खुद कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। बट देन इफ़ ही हैज़ अ गार्डियन हु इज़ अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, या अगर इसकी प्रॉपर्टी उसके सुपरविजन में है, तो सच पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एन एडल्ट ओनली ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 21 ईयर्स। तो साउंड माइंड की अगर बात करें तो उसमें यह है कि वन मस्ट बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है ही मस्ट नॉट बी ल्यूनेटिक, इडियट, ड्रंकर्ड एक्सेट्रा। अब हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था कि ही शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। तो इसका मतलब ये है कि डिसक्वालिफाइड पर्सन नहीं होना चाहिए वो, और एक डिसक्वालिफाइड पर्सन वो होता है हु हैव्स बीन डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो आपकी कंट्री का कोई एनिमी है, वो डिप्लोमेटिक पर्सोनल है, वो बैंकरप्ट है या वो कन्विक्ट है, तो वो एक डिसक्वालिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट इज जेन्युइनली असेंटेड टू। इसका मतलब ये है कि जिन पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो रहा है उनकी कंसेंट, उनकी मर्जी फ्री होनी चाहिए। दे शुड नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली और अंडर कोर्शन। फाइन। तो फ्री होना चाहिए और वो अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। अब नेक्स्ट है फॉर अ लीगल पर्सन। तो बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है दैट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कि वो लीगल पर्पस के लिए होना चाहिए। तो लीगल पर्पसेस के लिए ही जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है इन राइटिंग, और जहाँ तक हो सके ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे मस्ट बी इन राइटिंग। सो आई होप द एलिमेंट्स ऑफ legally enforceable contracts are clear, and dear, these elements are very important from the examination point of view also. Now switch to the terms for understanding contracts. अब बेटा कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत तरह के होते हैं, जिसमें कि आप बात कर सकते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइडेबल होता है, और उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यूनिलेटरल है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो जो इनमें से इम्पॉर्टेंट है वो मैं कुछ आपको समझा देती हूँ, जिसमें कि सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी विच इज़ वैलिड, वॉइडेबल एंड वॉइड। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हमने अभी डिस्कस करें, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो असेंशियल एलिमेंट्स अवेलेबल हैं अंडर सेक्शन 10, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसी तरह अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज़ अ यूजलेस कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ नो लीगल इफेक्ट एट ऑल। तो इस तरह के जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इनवैलिड होते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी ऑपरेशनल इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल।
तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसके बर्थ से, उसके इंसेप्शन से वॉइड नहीं होता, बट वो बाद में इनवैलिड हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, जिसमें कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, काम ही पूरा नहीं हुआ, सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस बिकम्स इलीगल, रेपुडिएशन बाय अ पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर चेंज इन लॉ। अब थर्ड कैटेगरी में आता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन आई के अकॉर्डिंग एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ at the option of one or more of the parties but not at the option of other or others is avoidable contract। तो इसमें क्या होता है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में एक असेंशियल एलिमेंट मिसिंग होता है, दैट इज़ फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। तो फ्री कंसेंट का मतलब आप अपनी मर्जी से उस एग्रीमेंट में एंटर नहीं हुए, आपकी जो कंसेंट ली गई वो फोर्सफुली ली गई, चाहे वो कर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, या फ्रॉड से, या मिस रिप्रेजेंटेशन से। सपोज एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, A threatens to shoot B if he does not sell his car to A for rupees 20,000. So now this contract will become voidable at the option of B because his consent is obtained by coercion। इसी तरह ये बहुत ही important contracts हैं, valid, voidable and void contracts। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब जो मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगी दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन विच इज़ एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। बेटा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है in which with the purpose of making a contract when offer and acceptance are described by parties either in oral form or written form, then it is called a express contract। कैसे? Mr. A makes an offer of selling his bicycle to B for rupees 1,000 and if Mr. B accepts it in oral or written form, then it will be an express contract। अब सेकंड करते हैं implied या quasi contracts। तो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में से एक या एक से ज़्यादा बेसिक एलिमेंट्स एब्सेंट है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। स्टिल द लॉ फ्रॉम द कंडक्ट एंड रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज इम्प्लाइज अ प्रॉमिस imposing obligation on the party, on the one party and conferring a right in favor of other। It is, ये जो contracts हैं they are logically not a contract, बट ये फिर भी एक तरह की ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करते हैं जैसे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को, इस तरह की ऑब्लिगेशन को क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स कहे जाते हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट हम करेंगे एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ पार्टीज फुलफिल देयर प्रॉमिस। जब दोनों अपने प्रॉमिस को पूरा कर देते हैं तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सपोज ए गेट्स रेडी टू मेक अ पिक्चर इन रुपीज़ 200 फॉर बी and he makes the picture। As A gives his picture to B, this contract will be executed, and when the B will make the payment to A, the contract will be executed। तो अगर A ने वो पिक्चर बना दी बट B ने उसे 200 रुपये नहीं दिए तो ये एग्जीक्यूटेड नहीं होगा, ये एग्जीक्यूटरी होगा। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड तब होगा जब दोनों पार्टीज अपना प्रॉमिस फुलफिल करेंगी। अगर उनमें से कोई भी पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती तो वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे? एग्जीक्यूटरी। नेक्स्ट है बेटा यूनिलेटरल एंड बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें यूनि मीन्स वन, जिसमें वन पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल करती है और अनदर पार्टी को भी अपना प्रॉमिस फुलफिल करना है। तो आप इसको कह सकते हो कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू द एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और बायलेटरल को आप एग्जीक्यूटेड की तरह कह सकते हो इन विच बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल देयर प्रॉमिस। तो इन तरह के प्रोमिसेस को हम म्यूचुअल प्रोमिसेस भी कहते हैं। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर। तो इस स्लाइड पे आपसे डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। तो हेयर इज़ द सेम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो हमने करा जिसमें कि जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंडीशंस हैं, जितने भी हमारे प्रोमिसेस हैं, उसकी जो कंडीशंस हैं दे ऑल आर रिटन ईदर ओरली और यू कैन से ओरली और इन रिटन फॉर्म।
तो इस तरह से हमने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लिया. सी here valid contract is one that is legally binding and enforceable by law. Voidable whose legal effect can be cancelled by one or more of the parties. Void contract वो होता है जिसका कोई legal effect नहीं होता. Executed वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक पार्टी ने अपने promise को fulfill करा. In which both the parties या all the parties have fulfilled their promise. Executory में in which one party has fulfilled his promise but other has to perform yet. Unilateral in which one party has fulfilled the promise और दूसरी पार्टी ने अभी नहीं करा. Bilateral में दोनों पार्टीज ने कर दिया. तो इसी तरह कॉन्ट्रैक्चुअल जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसमें बहुत सारी टर्म्स हम यूज़ करते हैं विच कैन बी आस्क्ड इन अ 1 मार्क क्वेश्चन. लाइक फर्स्ट ऑफर. अब डियर ऑफर क्या होती है, जैसे कि हमने पहले भी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाया. ऑफर एक प्रपोजल होता है ऑफ अ बार्गेन और एन एक्सचेंज टू अनदर पार्टी और पार्टीज. जैसे ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर 1 लाख. तो ये एक प्रपोजल बन गया जिसमें कि ए प्रॉमिजर है या ऑफरर है और जो बी है वो प्रॉमिजी है. देखो अब नेक्स्ट पॉइंट्स में यही क्लियर हो रहा है. द पर्सन हु इज़ मेकिंग द ऑफर इज़ कॉल्ड ऑफरर. द पर्सन टू whom it is made is called offeree. Promiser is the maker of the promise या जिसे आप ऑफरर भी कहते हो. Promisee is a person to whom the promise is made जिसे आप ऑफरी कहते हो. Obligor is a person who must fulfill an obligation और obli क्या है, the person to whom obligor is obligated. अब बेटा बात आती है इसी तरह काफ़ी सारी और टर्म्स हैं जिसमें प्रपोजल है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है. ये सारी टर्म्स हैं जो कि जिसे आप ये भी कह सकते हो फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं जो हमारे सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मेंशन्ड है. नाउ अब बात आती है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इन कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट है. अब डियर देखो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री सबसे लार्जेस्ट और सबसे टीडियस कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती है और इन तरह की इंडस्ट्रीज़ पे पेपर वर्क का लोड बहुत ज़्यादा होता है. और अगर आप इन पेपर्स को उठा के देखो तो इनमें मेडिकल इन्फॉर्मेशन तो कम मिलेगी बट इनमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं. अब कौन कौन सी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री बनाती है. सबसे पहले फिजिशियन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. अब बेटा ये वो कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन अ फिजिशियन एंड अ हॉस्पिटल वेयर द फिजिशियन एग्री टू वर्क एज एन एम्प्लॉई ऑफ द हॉस्पिटल. Second is physician recruitment contract. A physician recruitment contract is related to, it is like a physician employment agreement but still then it is different. In physician recruitment contract, a hospital or other healthcare providers lay out the terms of recruiting a physician to come work for them. तो terms and conditions जहाँ mentioned होंगी वो होगा physician recruitment contract. अब next है मैनेजमेंट सर्विसेज एग्रीमेंट्स. अब जो मैनेजमेंट सर्विसेज एग्रीमेंट्स हैं ये थर्ड तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हमें मैनेजमेंट आउटसोर्स करना होता है बेसिकली नॉन मेडिकल पर्सोनल्स को. और इसके अलावा इन मोस्ट केसेस दिस मैनेजमेंट कंपनी इज़ ऑल्सो इन चार्ज ऑफ अपकीप ऑफ फिजिकल ऑफिसेज एंड इक्विपमेंट्स. नेक्स्ट इज, अब जो नेक्स्ट तरह इसी में जो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स आएंगे वो है हमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स वर्कर्स के लिए भी करने पड़ते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो प्लेस्ड अंडर द मैनेजमेंट कंपनी. तो अंडर दिस मैनेजमेंट सर्विसेज एग्रीमेंट्स हम किन किन की रिक्रूटमेंट्स करते हैं. मेडिकल प्रैक्टिस एडमिनिस्टर्स हु मैनेज वेरियस बिजनेस फंक्शंस, clerical, secretarial staff, bookkeeping professional, collection personnel and anyone else who is not doing a direct medical function. तो कोई भी पर्सन से रिलेटेड जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं रिलेटेड विद द पर्सन्स हु आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द मेडिकल फंक्शन, वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स आएंगे अंडर मैनेजमेंट सर्विसेज एग्रीमेंट्स. तो नेक्स्ट है ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स.
अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो ट्रांसफ़र एग्रीमेंट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू सेपरेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फ्रॉम ट्रांसफरिंग अ पेशेंट फ्रॉम वन टू द अनदर। तो इसमें क्या होता है कि जब एक पेशेंट को एक हेल्थ केयर सेंटर से दूसरे हेल्थ केयर सेंटर में ट्रांसफ़र किया जाता है तो इस तरह के ट्रांसफ़र्स को एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट, जिसे हम कहते हैं मेडिकल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट। तो ये कुछ भी नहीं होता बट ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें विटनेसेस की ज़रूरत पड़ती है, सिग्नेचर्स की भी, एंड ये जो एग्रीमेंट्स है दे आर मेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक लॉज। अब लास्ट रैंक का जो एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं अंडर हेल्थ केयर इंडस्ट्री, वो है टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग। अब देखो बेटा, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के जो रेजिडेंट हैं वो है हॉस्पिटल्स, बट इन टेक्नोलॉजीज़ को अवेल करने के लिए हमें काफ़ी तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के साथ। तो ये जो एग्रीमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग की, इन तरह के एग्रीमेंट्स में वो सारे एग्रीमेंट्स आते हैं विच आर डन टू एक्वायर लाइसेंस फॉर यूजिंग द एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट है इक्विपमेंट सेल्स एंड लीज कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो बेटा, हॉस्पिटल को स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि यू गो एंड परचेज दोज इक्विपमेंट्स, बट लीजिंग के भी अपने बेनिफिट्स हैं। तो हॉस्पिटल्स क्या करती हैं, ब्रांड न्यू इक्विपमेंट्स जो कि बहुत एक्सपेंसिव है उन्हें ख़रीदने के बजाय वो उन्हें लीज पे ले लेते हैं, और these type leases of equipments are tax deductible transactions to the IRS, more flexible, speedy, and these type of loans taken for the leasing of assets are very easier to manage. तो इन द लास्ट स्लाइड थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं जो हमने इसमें करा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशंस पूछी जा सकती है, या एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्थ केयर सेंटर्स अंडरटेक। तो यहाँ हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने बात करी कि एक्चुअली व्हाट इज़ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इसकी ज़रूरत क्यों है, एक लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने अंडरस्टैंड करा वन बाय वन। देन आफ्टर दैट हमने कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, जिसमें ऑफ टर्म्स को हमने स्टडी किया। फिर हमने कहा कि वाई लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नीडेड इन हेल्थ केयर सेंटर्स, जिसमें हमने बात करी कि एक हेल्थ केयर सेंटर या हॉस्पिटल्स किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, जिसमें हमने बात की फिजिशियन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिजिशियन रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मैनेजमेंट सर्विसेज एग्रीमेंट्स, ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स, टेक्नोलॉजी licensing, equipment sales and leases. So I hope the topic must be clear to you. Any doubts, you are free to ask. Thank you and have a nice day.